वेलकम बैक वंस अगेन टू योर ओन चैनल जुडिशियस। क्लोज टेस्ट के बारे में वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस पर्टिकुलर सेशन। सो द थिंग्स रिलेटेड टू क्लोज टेस्ट जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो होंगे द पर्पस ऑफ अ क्लोज टेस्ट, व्हाट एक्चुअली इज अ क्लोज टेस्ट, व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स, मतलब कि क्या क्या चीज़ें आपको पहले आनी चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट बिफोर यू एक्चुअली गो एंड अटेम्प्ट अ क्लोज टेस्ट, कैसे अटेम्प्ट करना है क्लोज टेस्ट को, और फाइनली ये क्लोज टेस्ट हम यहाँ पर सॉल्व करके देखेंगे कंप्राइजिंग ऑफ टोटल 16 क्वेश्चंस आउट ऑफ दीज 2 टेस्ट। सो वील स्टार्ट विद दिस सेशन। सबसे पहले वी विल बी टॉकिंग अबाउट द पर्पस ऑफ क्लोज टेस्ट। ये क्लोज टेस्ट बनाया किस लिए गया, इसके पीछे पर्पस क्या था। देखिए, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के इंग्लिश क्वेश्चन पेपर के अंदर क्लोज टेस्ट या जिसको क्लोज पैसेज भी बोलते हैं वो इंक्लूड करे जाते हैं। इनके पीछे एक ही पर्पस होता है, वो होता है कि जो स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, उनकी इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज को चेक करना, उसे टेस्ट करना, राइट। ये इसका बेसिक पर्पस होता है। अच्छा, और एक्चुअल में ये टेस्टिंग होती कैसी है, मतलब कैसा होता है ये क्लोज टेस्ट, व्हाट एक्चुअली इट इज़। ये आपके स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, एक पैसेज होता है क्लोज टेस्ट में, और कुछ नहीं है, एक पैसेज है, उसके अंदर कुछ ब्लैंक्स स्पेसेस दे रखे हैं इन बिटवीन दैट पैसेज ओनली, जिनको आपको एक करेक्ट वर्ड के साथ फिलअप करना है, और वो करेक्ट वर्ड चूज करना है कुछ ऑप्शंस में से जो अवेलेबल होते हैं इस पैसेज के एंड में या हर एक ब्लैंक स्पेस के बाद। ठीक है, तो अप्रोप्रिएट वर्ड आपको वहां से चूज कर उन ब्लैंक्स के अंदर फिलअप करना होगा। मगर यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि द वर्ड विच यू चूज टू फिल इन द ब्लैंक must be in accordance with the meaning of that entire passage, the intent of that passage। ठीक है, उससे अलग ना हो, राइट। तो आगे हम देखेंगे कि कैसे हम इसको मटेरियलाइज करते हैं। so, मूविंग अहेड, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या प्री रिक्विजिट्स हैं एक क्लोज टेस्ट को अटेम्प्ट करने से पहले। 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो हमें पता होना चाहिए, 3 चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए इससे पहले कि हम क्लोज टेस्ट को अटेम्प्ट करें। वन इज ग्रामर, यस, इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज यहाँ पर एसेंशियल है। देन इज वोकेबलरी, एंड थर्ड थिंग विच इज वेरी कॉमन इज कॉमन सेंस। ये 3 चीज़ें हमें यहाँ पर अप्लाई करनी है, हमारी ग्रामेटिकल नॉलेज, हमारी वोकेबलरी और हमारी कॉमन सेंस को यूज़ कर हम क्लोज टेस्ट को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। क्या प्रोसेस है, क्या स्टेप्स हैं जो इस क्लोज टेस्ट को अटेम्प्ट करने में हमें फॉलो करने हैं। सो स्टेप नंबर 1 इज, सबसे पहले कंप्लीट पैसेज को पूरा पढ़ें ताकि आप उसका पूरा मीनिंग, पूरा इंटेंट, पूरा रेफरेंस ऑब्टेन कर सके। कई बार जैसे हम अनसीन पैसेज में करते थे, एक शॉर्ट ट्रिक बताई जाती थी कि पहले क्वेश्चंस पढ़ लो और फिर उस पैसेज को पढ़ो, बीच बीच में आंसर मिलते जाएंगे, वहाँ पर फिलअप कर देना। ऐसा यहाँ पर एडवाइजेबल नहीं है करना, क्योंकि कई बार क्या होता है, मैं बताऊंगा अभी कि क्यों इसको पूरा पैसेज को पढ़ना पहले इंपॉर्टेंट है, इससे पहले कि आप फिलअप करना स्टार्ट करें। अभी डिस्कस करते हैं। ओके, सेकेंड, जब आपने पैसेज पूरा पढ़ लिया तो आप स्टार्ट कर सकते हैं ब्लैंक स्पेसेस को फिल करने के साथ। ठीक है, अच्छा, इस बीच में क्या होगा, जो स्टेप नंबर 3 बोलता है कि हो सकता है इस पैसेज को जब आप ब्लैंक स्पेसेस उसमें फिल कर रहे हो, आंसर्स फिल कर रहे हो, या तो उसके स्टार्टिंग में ही या उसके एंड की तरफ कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स आ जाएं आपके सामने जो आप फिलअप नहीं कर पा रहे हैं और आप उनमें कंफ्यूज्ड हैं। तो यहाँ पर पैनिक नहीं होना है, आप उन ब्लैंक स्पेसेस को फॉर द टाइम बीइंग स्किप कर दें, नेक्स्ट में मूव कर जाएं, जो हमारा स्टेप बोलता है 4th नंबर की यू कैन कंटिन्यू फिलिंग इन द रेस्ट ऑफ द ब्लैंक स्पेसेस। जिनके लिए आप श्योर हैं, आपको लगता है कि ये आंसर हमारा करेक्ट है, उनको आप स्पेसेस को फिल करते रहें। बीच वाले जो कंफ्यूजिंग लग रहे हैं उनको फॉर द टाइम बीइंग स्किप कर दें। क्योंकि एक चीज़ मैं यहाँ पर इस नोट के थ्रू आपको बताना चाहूँगा, वो ये है कि कभी कभी क्या होता है कि जो फैक्ट्स मेंशन्ड होते हैं पैसेज के स्टार्टिंग के सेंटेंसेस के अंदर, उनका एक्सप्लेनेशन पैसेज के एंड में मिल जाता है। अभी हम आगे इसको प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। ठीक है, तो बजाय पैनिक होने के, एक सेंटेंस का मुझे पता नहीं है मैं क्या फिलअप करूं, पैनिक होकर अपना नुकसान करने से अच्छा है बी पेशेंट, कंटिन्यू फिलिंग द ब्लैंक्स जो आपको आ रहे हैं, और होपफुली एंड आई एम वेरी श्योर कि जब तक आप पैसेज के एंड तक पहुंचेंगे ब्लैंक स्पेसेस फिल करके, तो जो बीच वाले आपने स्किप कर दिए थे, जो आपको उस टाइम पर टफ लग रहे थे, जब आपने बाद वाले नहीं फिल करे थे, वो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएंगे। So let's now put these thoughts into practice और solved exercises शुरू कर लेते हैं।
तो पहला जो हमारा पैसेज होगा उसके अंदर जैसे डायरेक्शंस आ रहे हैं आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 6 यानी 6 क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर, और सेम वही है, पैसेज है, ब्लैंक्स हैं 6 ब्लैंक्स, और उसमें आगे आपको एक ऑप्शन वाले वर्ड्स मिलेंगे, उसमें से जो बेस्ट सूट कर रहा हो उस पैसेज को वो आप फिलअप करके हम साथ में इसको इसमें फिलअप करेंगे। तो ये आपके सामने पैसेज आता हुआ, साथ साथ इसको पढ़ लेते हैं। पहले ही बोला है कि पूरा पैसेज पढ़ना है। ओके, सो हैव वी स्टार्ट। बिटवीन द ईयर 1946 एंड द ईयर 1955 आई डिड नॉट फाइल एनी इनकम टैक्स रिटर्न्स। ये मैं नहीं बोल रहा, ये पैसेज में है। सो विद दैट, अब आ गया ब्लैंक नंबर 1। विद दैट blank number 1 statement, Ramesh embarked on an account of his encounter with the income tax department. I originally owed rupees 20,000 in unpaid taxes. With blank number 2 and blank number 3, the 20,000 became 60,000. The income tax department then went into action, and I learned firsthand just how much power the tax department wields. Royalties and trust funds can be blank number 4. Automobiles may be blank number 5 and auctioned off. Nothing belongs to the blank number 6 until the case is settled. ये कैट के एग्जाम में नवंबर 2004 में पूछा गया एक क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन। तो अगर पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखें, विद दैट ब्लैंक नंबर 1, इसमें क्या आ सकता है? टीवीएस स्टेटमेंट है, ये ब्लंट स्टेटमेंट है, बहुत ज्यादा टैक्टफुल स्टेटमेंट है, या बहुत ज्यादा प्रिटेंशियस स्टेटमेंट है। अब ये जो चारों वर्ड हैं, हमने पहले ही बताया था प्री रिक्विजिट में ये चीज़ अभी डिस्कस करी है कि वोकैबुलरी की भी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम देखें इस स्टेटमेंट को जो रमेश ने बोली कि बिटवीन द ईयर 1946 एंड द ईयर 1955 आई डिड नॉट फाइल एनी इनकम टैक्स रिटर्न, तो यहाँ पर क्या वो अपने आप को बहुत ज़्यादा चालाक बता रहा है? और इस खाली इस सेंटेंस को नहीं पढ़ना है, पूरे पैसेज को देखो, या अपने आप को ये स्टेटमेंट वो मंद बुद्धि वाली स्टेटमेंट बता रहा है, या बहुत विनम्र स्टेटमेंट बता रहा है, या बहुत ज़्यादा अभिमानी ये स्टेटमेंट है। देखिए, चालाक तो बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे क्योंकि पैसेज के एंड में, बल्कि इसके सेंटर में, या बाकी पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो रहा है कि बेचारे के अनपेड टैक्सेस जो थे, हालांकि बेचारा तो नहीं है वो, करा तो उसने गलत काम ही था, टैक्स बचाया 20,000 का, और जो कि आगे बन के कितना हो गया 60,000, तो नुकसान हुआ है यहाँ पर उसको। रॉयल्टी और ट्रस्ट फंड के साथ भी कुछ गड़बड़ करी हुई है। ऑटोमोबाइल्स आगे लिखा हुआ है सेकंड लास्ट लाइन में, ऑक्शन्ड ऑफ, मतलब उनका नीलामी भी हो गई। तो ये कोई चालाक स्टेटमेंट तो उसने दी नहीं, पूरा पैसेज अगर हम समझे। मंद बुद्धि की स्टेटमेंट में इसे जरूर मानूंगा, क्योंकि उसने अपनी इस स्टेटमेंट को बोलने के बाद इसका नतीजा क्या हुआ वो भी नीचे मेंशन करा है, जिसमें उसको नुकसान हुआ है। ठीक है, कोई विनम्र स्टेटमेंट नहीं है, कोई अभिमानी नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर अब आप समझ रहे होंगे कि स्टार्टिंग में जो स्टेटमेंट हमें समझ में नहीं आ रही थी, पूरा पैसेज पढ़ने के बाद आफ्टर गेटिंग द होलिस्टिक पिक्चर में समझ में आ जाएगा कि ये स्टेटमेंट जो है उसने किस फीलिंग के साथ यहाँ पर एक्सप्रेस करी है कि मैंने इतने से इतने साल तक टैक्स फाइल नहीं करा, तो उसको नुकसान हुआ। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट उसकी रही वो ब्लंट स्टेटमेंट है, मंद बुद्धि वाली एक स्टेटमेंट है। ठीक है, तो हमने ये देख लिया यहाँ पर कि वोकैबुलरी का यहाँ पर कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। चलिए अब देखते हैं ब्लैंक नंबर 2। विद ब्लैंक नंबर 2 एंड ब्लैंक नंबर 3 द 20,000 बिकेम 60,000। ठीक है जी, अनपेड टैक्स थे 20,000 रुपए के, अब वो 60 बन गए। कैसे? क्या इंटरेस्ट आएगा यहाँ पर, या टैक्सेस, या प्रिंसिपल, या रिटर्न? तो टैक्स ऑप्शन बी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि टैक्स तो ऑलरेडी उस पर लगा ही हुआ है। प्रिंसिपल, रिटर्न, ये भी इसमें बिल्कुल सूटेबल नहीं बैठ रहे, जबकि क्योंकि आंसर जो है इसका आना चाहिए वो आना चाहिए इंटरेस्ट। टैक्स जो उसने अनपेड था उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लग गया। आता है ब्लैंक नंबर 3, टैक्सेस अनपेड थे, इंटरेस्ट उस पर लग गया, हमने पिछले वाले आंसर में देखा। अब आ गया ब्लैंक नंबर 3, अब यहाँ पर उसको सैंक्शन भी और लगे, रिफंड होता तो ये अमाउंट कम हो जाता। फीट या फाइन्स, बहुत सिंपल है, यहाँ पर फाइन्स भी उसको पे करना पड़ा, जिसकी वजह से ये अमाउंट बढ़ता चला गया। उसके बाद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देन वेंट इनटू पूरा एक्शन हुआ, इसको पता चला कि कितनी पावर है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, और रॉयल्टीज और जो उसके ट्रस्ट फंड्स थे, यानी ऐसे जो लोग होते हैं जिनका टैक्स पे उन्होंने नहीं कर रखा है, उनके जो एसेट्स होते हैं, क्या टैक्स डिपार्टमेंट उनको क्लोज कर देता है, या डिटैच कर देता है, या अटैच कर देता है, या इम्पाउंड कर देता है? ऑब्वियसली द आंसर इज अटैच्ड। उसकी सारी एसेट्स को उसकी लायबिलिटी क्लियर करने के लिए उसके साथ अटैच कर दिया जाता है। आगे लिखा हुआ है ऑटोमोबाइल्स में भी ब्लैंक नंबर 5 बात कर रहा है ऑटोमोबाइल्स की, ऐसे व्यक्ति के जिसके टैक्स अनपेड टैक्सेस हैं, फाइन भी लगा हुआ है,
इंटरेस्ट भी उसको पे करना है। ऐसे व्यक्ति के जो व्हीकल्स होंगे, ऑटोमोबाइल्स होंगे, क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आकर उसको तोड़ देगा? उसे तो किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला। या उसे ऑप्शन सी बोलता है डिसमेंटल कर देगा, मतलब टायर अलग, डोर्स अलग, इंजन अलग, उससे भी क्या फायदा? या उन्हें फ्रोज कर देगा? नहीं, करेक्ट वर्ड इज ये ऑटोमोबाइल्स जो है वो सीज कर देंगे, जब्त कर लेंगे और बाद में उनकी नीलामी कर दी जाएगी। दे वुड बी ऑक्शनड ऑफ। ठीक है। और लास्ट लाइन में ये बोलता है नथिंग बिलोंग्स टू दी ब्लैंक नंबर 6 until the case is settled। तो इस सिचुएशन में इस पैराग्राफ में रमेश जो है वो कौन रहा? कोई परचेजर है, कुछ खरीदा है उसने, या कोई विक्टिम है, कुछ गलत हुआ है उसके साथ, ऐसा कोई सताया हुआ व्यक्ति, या कोई इन्वेस्टर है, कहीं कुछ पैसे इन्वेस्ट करे हैं उसने, या फिर वो कोई ऑफेंडर है। ऑफेंडर वो व्यक्ति जिसने कोई गलती करी हो और इन्होंने तो पहली लाइन में माना, टैक्स इन्होंने पे नहीं करा। टैक्स ना फिल करना अपने आप में इट्स एन ऑफेंस, इकोनॉमिक ऑफेंस, राइट? तो इसलिए ये एक ऑफेंडर कहलाया जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल। एक पहला हमने पैसेज देखा, आई होप ये समझ में आया होगा। सेकंड जो पैसेज है इसके अंदर 10 क्वेश्चन है, वही सेम बाकी रूल रहेंगे। 10 ब्लैंक्स हैं, उसके आगे हर एक के कुछ कुछ ऑप्शंस हैं, उनमें से जो बेस्ट आपको लगे वो आप इसमें फिल करेंगे। सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 2 साथ साथ पढ़ लेते हैं। हमने पहले ही देखा था, पूरा पैसेज पढ़ना है। समवन ब्लैंक नंबर 1 एट द डोर, अ लेडी ओपनड इट, अ स्ट्रेंजर वाज स्टैंडिंग एट द ब्लैंक नंबर 2। ठीक है। He said, "Madam, please excuse me for blank number 3. You, may I ask you something? I, blank number 4, buy your house every day on my blank number 5 to work. I have blank number 6 that every day you hit your son on blank number 7 head with a loaf of bread." The lady replied, "Yes, that's blank number 8. The stranger asked, "This morning I saw you blank number 9 him with a chocolate. Why blank number 10?" The lady replied, "Today is his birthday, therefore I hit him with a sweet thing." तो अब इन ब्लैंक्स में क्या क्या ऑप्शन आ सकते हैं? पहला वाला देख लेते हैं। ब्लैंक नंबर 1, someone pointed at the door, knocked at the door, looked at the door, moved at the door आएगा या stood आएगा? अच्छा, इसका आंसर सेकंड लाइन में ही है, a lady opened it, यानी कि हम डोर कब खोलते हैं अपने घर का, कहीं भी डोर कब ओपन करेंगे? जब कोई हमारे सड़क पे चलता हो हमारे गेट की तरफ पॉइंट आउट कर देगा, तब तो बिल्कुल नहीं खोलेंगे। क्या वो सिर्फ हमारे गेट को देखेगा तो आप गेट ओपन कर देते हैं? नहीं। करेक्ट आंसर इज व्हेन समवन नॉक्स एट द डोर, तभी तो डोर खोला जाता है। तो पहला तो आ गया समवन नॉक्ड एट द डोर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आएगा। ठीक है। अ स्ट्रेंजर वाज स्टैंडिंग एट द ब्लैंक नंबर 2, ऑप्शन है फेंस, गेट, कंपाउंड, डोर और स्टेप। डोर तो हटा ही दो, वो तो पहले में आ ही गया। हमने देखा समवन पॉइंटेड एट द डोर, तो लेडी ने डोर ओपन कर दिया है। अब यहाँ पर क्या डोर ओपन हो गया है तो क्या आएगा यहाँ पर? फेंस, कंपाउंड, स्टेप? नहीं, द आंसर वुड बी गेट। अब आप पूछेंगे सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ गेट एंड अ डोर? तो सिंपल सा फंडा है, अ डोर इज द मूविंग पार्ट ऑफ अ गेट। ठीक है, डोर ओपन कर दिया तो गेट रह गया ना, तो गेट पर वो वहां पर उसको खड़ा हुआ दिख जाएगा एक स्ट्रेंजर। तो सेकंड लाइन पूरी हो गई, a stranger was standing at the gate। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पर कॉमन सेंस भी अप्लाई करनी है। आगे बढ़ते हैं। He said, "Madam, please excuse me for blank number 3 में क्या आएगा? Disturbing you, harassing you, asking you, inquiring you या worrying you। तो कॉमन पैरेलेंस में किसी के घर पे जाकर आपने गेट नॉक करा, उन्होंने खोला, तो हम उसे हैरेस तो नहीं कर रहे हैं। आस्किंग भी करेक्ट नहीं है, कुछ वैसे तो पूछने आया नहीं। इंक्वायरी कुछ नहीं है, वरिंग भी नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर वुड बी सॉरी फॉर, हम यही बोलते हैं ना, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, राइट? तो आंसर वुड बी ए। फिर आगे बढ़ते हैं। मे आई आस्क यू समथिंग? आई, अब बात कर रहे हैं ब्लैंक नंबर 4 की। आई वेट बाय योर हाउस, या आई वॉच, आई स्टैंड, आई पास और आई कनेक्ट। आगे पूरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। आई ब्लैंक नंबर 4 बाय योर हाउस एवरी डे ऑन माई ब्लैंक नंबर 5 टू वर्क, यानी कि अल्टीमेटली इसकी डेस्टिनेशन इनका घर नहीं है, इसका वर्क प्लेस है। तो ये यहां से गुजरता ही होगा, तो वेट तो करेगा नहीं क्योंकि आगे वर्क के लिए जाना है। वॉच, स्टैंड, द करेक्ट ऑप्शन वुड बी पास। आई पास बाय योर हाउस एवरी डे ऑन माई ब्लैंक नंबर 5 की हम बात कर रहे हैं। ऑन माई ऑफिस टू वर्क, स्टेप्स टू वर्क, लेग्स टू वर्क या जर्नी टू वर्क और वे टू वर्क। तो हम जनरली ऐसी बात करते हैं कि आई वॉज ऑन माई वे टू वर्क। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑन माई वे टू वर्क। आगे ब्लैंक नंबर 6 देखते हैं। आई हैव ब्लैंक नंबर 6 दैट एवरी डे यू हिट योर सन।
तो आई हैव डिसाइडेड, नहीं, ये कौन होता है डिसाइड करने वाला कि वो लेडी अपने बेटे को सर पे मारेंगे कि नहीं मारेंगी. आई हैव फेल्ट दैट, आई हैव नोटिस दैट, आई हैव रिमेंबर्ड दैट. रिमेंबर की बात ही नहीं है क्योंकि ये तो रोज ही हो रहा है, तो मैं याद करने वाला जैसा कुछ है ही नहीं. आई हैव सरप्राइज दैट, ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है. आई हैव नोटिस दैट, करेक्ट ऑप्शन आएगा कि इन्होंने नोटिस करा है कि एवरी डे जब यहाँ से पास कर रहे होते हैं इनके घर से, तो द लेडी शी हिट्स हर सन ऑन blank number 7, your, his, my, our और forehead with a loaf of bread. ठीक है, तो इन्होंने जो नोटिस करा है वो ये है कि I have noticed that every day you hit your son on his head. ठीक है, with a loaf of bread. पहले क्लियर हो गया. You hit your son, तो उसके on his head, तो his would be the correct option. फिर है the lady replies yes, that is right, obvious, surprising, clear और funny. तो यहां पर ये बोलेंगी yes, that's right. करेक्ट आंसर इसका ये आएगा. The stranger asked, this morning I saw you blank number 9 him with a chocolate. Feeding him with a chocolate, bestowing him with a chocolate, giving, हिटिंग और ऑफरिंग. इसका आंसर नेक्स्ट लाइन में है क्योंकि लेडी ने जो बाद में रिप्लाई करा है ना, लास्ट लाइन, अगर आप सेकंड लास्ट लाइन देखें, बल्कि थर्ड लास्ट लाइन का हाफ से, द लेडी रिप्लाइड टुडे इज हिज बर्थडे, दैट्स व्हाई आई हिट हिम विद अ स्वीट थिंग. तो यहाँ पर आंसर इसका हिटिंग आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ब्लैंक नंबर 9 में आ जाएगा, विद अ चॉकलेट. वाई ब्लैंक नंबर 10 में आएगा. वाई ब्रेड, ब्रेड तो मारा ही नहीं. वाई देन, वाई सो, वाई चेंज और वाई दस. करेक्ट आंसर वुड बी वाई सो. And the lady replied, today is his birthday, therefore I hit him with a sweet thing. Right. So ये दो एक्सरसाइजेस से आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि इन पैसेजेस को, इन क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने के लिए ग्रामर का होना इंपॉर्टेंट है. कुछ आंसर्स हमने ग्रामर के बेस पर सॉल्व हुए. vocab again plays a very very important role in solving such kind of passages, and most importantly common sense, वो भी यहाँ पर अप्लाई करनी है. पूरा पैसेज पढ़ेंगे, आपको एक पूरा उसका इंटेंट, पूरा उसकी इंटेंशन, उसका रेफरेंस, मीनिंग समझ में आएगा, तभी आप करेक्ट ऑप्शन को फिलअप कर पाएंगे. होप यू गॉट द हैंग ऑफ इट. कंटिन्यू करते रहेंगे विद मोर सच सेशंस. टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, मी अमित शर्मा साइनिंग ऑफ. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग योर ओन चैनल जुडिशियस. बाय बाय, टेक केयर.